Hello everyone, welcome to Just Law. Please subscribe my channel and press that bell icon. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मार्शल लॉ के बारे में। तो आप सबने रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बारे में सुना होगा। अभी रिसेंटली रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया है जिसकी वजह से यूक्रेन ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया है। यूक्रेन इम्पोजेज मार्शल लॉ आफ्टर रशिया डिक्लेयर्स वॉर। तो मार्शल लॉ होता क्या है? मिलिट्री हैज़ रिप्लेस दी स्टैंडिंग गवर्नमेंट। तो उस स्टेट की या उस कंट्री की जो मिलिट्री होती है वो रिप्लेस करती है उस समय की स्टैंडिंग गवर्नमेंट को। वहाँ जो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है उसे उस टाइम पे मिलिट्री रिप्लेस कर देती है। एज सच द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल बिकम्स द हेड ऑफ द स्टेट। तो उस टाइम के जो हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल होते हैं वो बन जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट। एंड द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विथ राइट्स एंड फ्रीडम्स आर सस्पेंडेड। तो उस कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ उसके सारे राइट्स एंड फ्रीडम्स भी सस्पेंड हो जाते हैं। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड कोई भी राइट्स और फ्रीडम सस्पेंड हो जाता है, वो उस टाइम पे इम्पोज नहीं होता है, वो उस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। When martial law is declared, civil liberty and ordinary legal procedures are often suspended or severely restricted. तो जब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, उस टाइम पे जितने भी सिविल लिबर्टीज दिए जाते हैं वहाँ के सिविलियंस को और जितने भी ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो सभी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऑल्सो सेवरली रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही कठोरता के साथ उन्हें रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया जाता है, उन पे बैन लग जाता है, उनके लिए मनाही हो जाती है। An example is the imposition of curfews, limiting when citizens can freely move about within the area controlled by martial law. तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये होता है कि उस टाइम पे कर्फ्यूज इम्पोज कर दिए जाते हैं, लिमिट कर दी जाती है सिटीजन्स के फ्रीली इधर उधर घूमने के राइट्स को अब उस टाइम तक जब तक कि वहाँ पे मार्शल लॉ का कंट्रोल होता है। उन एरिया में सिविल जो होते हैं, सिटीजन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, वो एक कर्फ्यू की तरह होता है। मे बी यूज टू हैंडल प्रोटेस्ट, रिबेलियंस और पॉसिबल रिवॉल्यूशन। ये तब इम्पोज किया जाता है जब किसी प्रोटेस्ट को हैंडल करना हो या फिर रिबेलियन को हैंडल करना हो, सच एज विद्रोह और पॉसिबल रिवॉल्यूशन को। जैसे कि कोई क्रांति या विद्रोह या कोई ऐसे प्रोटेस्ट को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ी हो जो वहाँ के स्टैंडिंग गवर्नमेंट्स हैंडल ना कर पा रहे हों, तो ये यूज़ किया जाता है। इट मे ऑल्सो इम्पोज व्हेन देयर इज वाइड स्प्रेड केओस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। जब बहुत बड़े पैमाने पे अव्यवस्था हो गई हो किसी नेचुरल डिजास्टर के वजह से, उस टाइम पे भी मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इंडिया में मार्शल लॉ के बारे में। आर्टिकल 34 इट प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 34 जो है ये प्रोवाइड करता है रिस्ट्रिक्शंस हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जब मार्शल लॉ फोर्स में रहती है। इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर के किसी भी एरिया में जब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है तो आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। इस टाइम पे हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है या इसे रिवोक कर लिया जाता है, और ये ज़रूरी होता है क्योंकि आर्टिकल 34 यानी कि मार्शल लॉ तभी इम्पोज किया जाता है जब हमारी गवर्नमेंट उस केओस को अच्छे से संभाल नहीं पा रही हो और मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती है, और उस टाइम पे कोई भी फंडामेंटल राइट काम नहीं आता है। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्शल लॉ क्या होता है, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसे इम्पोज करना किसी भी स्टेट या कंट्री में क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, और उस टाइम पे जो सिटीजन्स होते हैं, सिविलियन होते हैं, उनके कौन कौन से राइट्स को रिवोक कर लिया जाता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।